नवदृष्टि एनएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग आज 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बैकग्राउंड में जाएं, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो 1813 अगर हम ये टाइम पीरियड देखें तो 1813 अगर इस संदर्भ में हम इंग्लैंड की तरफ मुड़े तो पाएंगे कि 1810 के बाद औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1750 में आरंभ हुई थी वहाँ पर, और जिसने कि औद्योगिक उत्पादन में एकदम आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया। न केवल मैग्नीट्यूड जो प्रोडक्शन का वो बहुत बढ़ा, बल्कि जो प्रोडक्शन के तौर तरीके थे और जो ट्रेड का तौर तरीका था, तमाम चीज़ों में बड़ी मात्रा में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये हुई कि अब वहाँ पर कई बिजनेस घराने खड़े हो गए। पहले उनकी संख्या कम थी, लेकिन अब बहुत सारे बिजनेस घराने वहाँ हो गए, बहुत सारे ट्रेडर वहाँ पैदा हुए। अब आप समझ सकते हैं, जहाँ पर इतने बल्क में प्रोडक्शन होगा तो उसका ट्रेड भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसको बेचने के लिए बाजार भी चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों के लिए उनको भारत की दरकार होने लगी। आप जानते हैं कि इसके पहले जो उनके पास एक बड़ा उपनिवेश था, अमेरिका का उपनिवेश, निकल चुका था। 1813 तक आते आते भारत के बहुत बड़े हिस्से पर ब्रिटिश एम्पायर खड़ा हो चुका था। दूसरी बात यह थी कि जो ब्रिटेन में तमाम इंडस्ट्रियल फैमिलीज ग्रो करती हैं, आगे बढ़ती हैं, वो ये देखने लगी थी कि केवल एक कंपनी का मोनोपोली है इंडिया पर, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। और होना ये चाहिए कि ब्रिटिश राज की मतलब ब्रिटेन के जो भी व्यापारिक घराने हैं, इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं, वो भारत का जितना अच्छे से अच्छे दोहन कर सकें, उनको अनुमति मिलनी चाहिए। क्यों किसी एक कंपनी का ही एकाधिकार हो? तो एक दबाव तो ये था। उन तमाम जो बिजनेस फैमिली इंटरेस्ट ग्रुप थे, उनके लोग भी पार्लियामेंट तक भी पहुंचे, मीडिया में भी तमाम लोग थे जो एक वहाँ पर विचार निर्मित करने के लिए प्रयास कर रहे थे कि एडम स्मिथ की जो पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ लेसर फेयर है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेसर फेयर जिसे कहते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि राज्य को बिजनेस के मामलों से अपना दूर रखना चाहिए और जितना ज़्यादा ओपन ट्रेड, फ्री ट्रेड होगा, उतना ज़्यादा ही अर्थव्यवस्था जो है इफिशियंसी की ओर बढ़ेगी। तो ये दबाव वहाँ पैदा होने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली इंडिया पर से खत्म किया जाए, क्योंकि इंडिया के पास दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन को चाहिए थी। एक तो रॉ मटेरियल और दूसरा बाजार। दोनों बहुत सुरक्षित रूप में इंडिया से मिल सकते थे। सस्ता कच्चा माल उपलब्ध था यहाँ, और यहाँ बहुत सुरक्षित बाजार थे। और अब जैसा कि जानते हैं, तमाम प्रतिद्वंदियों को बाहर किया जा चुका था, अब कोई ऐसा बचा भी नहीं, तो निष्कंटक मार्ग हो चुका था इंडिया में। अब हम भारत के संदर्भ में भी देखें कि यहाँ की स्थितियाँ क्या थी इस चार्टर एक्ट के आने के पहले। आप देखेंगे कि 1803 में मराठों ने, खास करके पेशवा बाजीराव द्वितीय जो वहाँ का पेशवा था उस समय का, उसने बेसिन की संधि कर ली थी। और इस बेसिन की संधि में उसने एक बड़ा जो त्याग किया अधिकारों का अपने, उसमें महत्वपूर्ण था कि जो भारत का मुगल सम्राट था, वो अभी तक पेशवा के अधीन या संरक्षित में माना जा रहा था एक तरीके से। अब उसको अपना वो अधिकार छोड़ना पड़ा और अब से मुगल सम्राट कंपनी का संरक्षित हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन था भारत में। 1813 तक आते आते आप देखेंगे कि भारत में जो बड़ा इलाके पर एक्सपेंशन हो चुका था, तो इस सबसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा उनका। अब सॉवरेंटी को क्लेम करने का ये बढ़िया मौका भी था। तो ये तमाम परिवर्तन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन्हीं तमाम पृष्ठभूमि में ये परिवर्तन यहाँ पर 1813 के चार्टर एक्ट के रूप में दिखाई देते हैं। पिछला चार्टर एक्ट आया था 1793 में, अब 20 साल के लिए बढ़ाया गया था, अब उसकी अवधि खत्म हो रही थी और यहाँ फिर एक बार 20 सालों के लिए कंपनी के चार्टर को रिन्यू कर दिया गया। अगला इसी के साथ ये किया कि राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण भी दे दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण प्रोविजन था कि कंपनी पर क्राउन के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए उसे असंदिग्ध सर्वोच्च शक्ति घोषित कर दिया गया। यानी कहा गया कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, भारत का जो भी राज्य है जिस पर कंपनी शासन कर रही है, वो मूलतः क्राउन की सुपरमेसी के अधीन आता है। यानी सर्वोच्च कौन है, कंपनी के ऊपर कौन बैठा हुआ, सुप्रीम पावर कौन है, तो वो है ब्रिटिश क्राउन
यानी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अनडाउटफुली कौन हो गया सुपरमेसी किसकी एस्टेब्लिश हुई? इस ब्रिटिश क्राउन की यहाँ पर स्पष्टता कर दी गई। तीसरा महत्वपूर्ण बात था कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। हम लोग बात किए पीछे कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें दबाव पैदा हुआ था, तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म। अब ब्रिटेन का जो भी व्यक्ति या बिजनेस फैमिली भारत के साथ ट्रेड करना चाहे वो कर सकती थी, सबके लिए खोल दिया गया भारत के व्यापार को। अगला महत्वपूर्ण बात इसमें ये रहा कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म करते समय दो चीजों को एक्सेप्शनली छोड़ दिया गया, एक तो चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार। अब चीन के साथ व्यापार को क्यों छोड़ा गया, इसकी महत्ता क्या थी? तो चीन पर आप जानते हैं कि कोई प्रत्यक्ष शासन इनका नहीं था। चीन के साथ जो इनके साथ ट्रेड हो रहा था चीन के साथ में, उसमें जो बड़ा अमाउंट था वो चाय का था। चाय का एक बड़ा उत्पादक चीन था। चाय के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को चाइना को देने के लिए बुलियंस के अलावा कुछ नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि अब ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडर्स थे उनको ये बहुत दिक्कत वाली बात लग रही थी कि चाइना को हम बुलियंस दे रहे हैं। वो समाधान चाह रहे थे। भारत में तो इसका समाधान निकाल लिया था। जो पहले भारत के ट्रेड गुड्स के बदले बुलियन देते थे तो भारत में राज स्थापित कर लिया, जो वहाँ संभव नहीं हो पाया था अभी तक। तो इन्होंने इस्तेमाल किया अपने ट्रिकी माइंड को और इन्होंने एक सोल्यूशन निकाल लिया, और वो सोल्यूशन ये था, चाइना की एक कमजोरी थी। चाइना का समाज इस समय एक बहुत ही बड़ा सामंती समाज था। तो सामंतों के में एक बड़ी खामी ये थी कि वो ओपियम ईटर्स थे, यानी अफीमची थे। ये कमजोरी इन्होंने पता लगा लिया अंग्रेजों ने, और जब ये कमजोरी पता लगाया तो उसका समाधान भारत में तलाश किया। भारत का एक बड़ा इलाका अच्छे अफीम का उत्पादन करता था। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे गाजीपुर से लेकर बाराबंकी तक की पूरी बेल्ट अफीम के लिए पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस बेल्ट के किसानों को फोर्स किया गया कि वो अफीम का उत्पादन करें। बड़ी बड़ी अफीम कोठियाँ अभी आप देख सकते हैं इस क्षेत्रों में, जो इस इलाके के हैं बच्चे वो समझ सकते हैं और देखे भी होंगे उन्होंने कि बड़ी बड़ी अफीम कोठियाँ अभी भी विद्यमान है। गोंडा में, गाजीपुर में और तमाम इलाकों में आप देखेंगे, बाराबंकी में। तो अफीम इंडिया पैदा करेगा। अफीम के कंपेरिजन में चाय बहुत सस्ती होती है, तो चाय के बदले अफीम का पेमेंट किया गया। और अफीम भारत में चूंकि लोकल कंजम्पशन था नहीं, दैवयोग से हमारे समाज के लोग अफीमची हुए नहीं, जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कह लीजिए। तो अफीम भारत से हुआ, बहुत सस्ते में भारतीय किसानों से उसे ले लिया गया होने पौने दामों पर, और लिया भी गया भारत के राजस्व का पेमेंट करके। तरीके से आप समझ सकते हैं अफीम फ्री, और उस अफीम का निर्यात किया गया चीन को, और उसके बदले में चाय का एक्सचेंज कर लिया गया। तो थोड़ी अफीम दिए बहुत बल्क में उन्हें चाय मिल गई, और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी दुनिया में चाय पर मोनोपोली बनी रही। चाय उत्पादक देश उस समय जो महत्वपूर्ण थे, चाइना, इंडिया, श्रीलंका और केन्या, और इन सब पर ईस्ट इंडिया कंपनी का किसी न किसी रूप में प्रभाव था, और इस नाते पूरी दुनिया के चाय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना था। तो आप देख सकते हैं चीन के व्यापार में एक ट्रायंगुलर ट्रेड इन्होंने अपनाया, और उस ट्रायंगुलर ट्रेड में था इंडिया से अफीम उपजाया जाएगा, उगाया जाएगा, उसको परिष्कृत करके वहाँ बेचा जाएगा, और उसके बदले चाइना की चाय ले ली जाएगी, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उसे मोनोपोलिस्टिक तरीके से, क्योंकि चाय पर उसी का पूरी दुनिया में वर्चस्व है चाय के व्यापार पर, तो इस तरीके से अपना मोनोपोली स्थापित करेगी पूरी दुनिया में। तो ये इस नाते जो उनके पास एक्सेप्शनल राइट्स हमें दिए गए चीन के साथ व्यापार का और चाय के व्यापार का। जब चीनियों ने अफीम खाने से मना किया तो आप देखेंगे 1842 में चाइना पर अटैक कर दिया, जिसको ओपियम वॉर के नाम से जाना जाता है, और उस बहाने कई सारे वहाँ क्षेत्रातीत अधिकार भी उन्होंने प्राप्त कर लिए, जो हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। फिर एक बार फिर दिक्कत आने लगी इस ट्रेड में, तो उन्होंने 1856 में फिर अटैक कर दिया चाइना में, तो दो अफीम युद्ध हुआ, यानी चीनियों को मजबूर किया गया, फोर्स किया गया कि वो अफीम खाएं। तो ये तौर तरीके सब ईस्ट इंडिया कंपनी के दाएं बाएं हाथ के खेल थे, और इस तरीके से इस नाते इनको ये अधिकार रहने दिया गया। अब महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए अगले वो ये था, चूंकि व्यापारिक का अधिकार समाप्त हुआ तो कंपनी ने ही भारत में साम्राज्य स्थापित किया था इतने बड़े इलाके में, तो उसको कोई उसका फल मिलना चाहिए था। तो इस नाते
जो कंपनी के शेयर धारक थे भारतीय राजस्व से 10% का लाभांश पाएंगे, ये इंश्योर कर दिया गया ताकि उन्हें कोई मलाल ना हो, उनको कंपनसेट कर दिया गया। अगली महत्वपूर्ण बात रही कि भारत के को कंपनी को भारतीय राजस्व 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष भारतीय प्रदेश के लोगों को शिक्षित करने में, उनमें ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए, साहित्य के प्रसार के लिए खर्च करने का वो अधिकृत किया गया। भारतीय राजस्व, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राजस्व से 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष। अभी तक जितने भी संवैधानिक विकास चले, कहीं भी भारतीयों का नाम तक नहीं लिया गया था। पहली बार देखेंगे कि भारत में शिक्षा, ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार का काम कंपनी ने अपने जिम्मे लेने का निर्णय लिया। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पर कि ये कोई बड़ी नेक नियति से नहीं किया गया। हाँ चलो, हमें आगे चल करके उसका फायदा मिला, लेकिन जो कंपनी की नीति थी वो मूलतः औपनिवेशिक आवश्यकता से ही प्रेरित थी। और कंपनी की औपनिवेशिक आवश्यकता ये थी कि इंग्लैंड के लोग भारत के निचले और कहें कि मध्य स्तर से नीचे के जितने भी पोस्ट हैं उस पर आने के लिए तैयार नहीं थे, और महंगा भी पड़ता ना तो संभव था, क्योंकि इंग्लैंड की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा थी नहीं और पूरी दुनिया के तमाम इलाकों में उन्हें राज भी करना था। तो इस नाते अपर पोस्ट तो अंग्रेज आसानी से ले लेते थे, लेकिन लोअर पोस्ट किनको मिलना चाहिए? यहाँ के लोगों को। अगली बात ये भी थी कि कुछ ना कुछ प्रशासन शासन में भागीदारी नहीं देंगे तो संभव ही नहीं इतने बड़े इलाके पर रूल करना। तो भारतीयों को किरानी, क्लर्क और मध्य और निम्न स्तर के जो पोस्ट थे उनको देने के लिए उनको शिक्षित करना जरूरी था। और साथ ही साथ इंडियन जो सोसाइटी है उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना था, इकोनॉमी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना था कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की सबऑर्डिनेट और कॉम्प्लीमेंट्री बन जाए, यानी अधीनस्थ पूरक, मतलब उनको जो चाहिए वो ये पूरा करें। तो इस नाते भारत में कुछ ज्ञान विज्ञान और शिक्षा का प्रसार करना जरूरी था ताकि एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी से वो लोग कनेक्ट हो सकें। कैसे? पिछलग्गू के रूप में। आप देखेंगे कोई रिसर्च सेंटर या जो विज्ञान की शिक्षा है यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से, और जो लेबोरेटरीज होनी चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज, उस संदर्भ में नहीं ध्यान दिया गया। साहित्यिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया। और आप पाएंगे कि 1813 में एक छोटा सा अमाउंट 1 लाख रुपया इशू करने की बात आई। अगले 20 सालों तक ये लड़ते रहे, आपस में 2 ग्रुप बन गया इनका, अंग्रेजों का, एक एंग्लिसिस्ट, दूसरा ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वो अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप का ये मानना था कि भारतीयों को जो शिक्षा दी जाए ओरिएंटल लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज में दिया जाए, क्योंकि भारतीय अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। 1833 में जाकर के लॉर्ड मैकाले ने अपना मिनट दिया, तब जाकर के निश्चित किया गया कि एक आधुनिक शिक्षा का आधार क्या बने। लेकिन मूल रूप से इनका उद्देश्य, कहते हैं भूरे अंग्रेज, यानी वो देखने में तो भारतीय लगे लेकिन आचार विचार से क्या हो, अंग्रेज हो, ये तैयार करना था। तो इनके पीछे एक हिडन एजेंडा ये था, आप समझें इसको। हालांकि ये हमारे लिए आगे चल करके बड़ा फलदायी सिद्ध हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ, और आप जानते हैं भारत में किस तरीके से मध्य वर्ग ने भूमिका निभाई। नेक्स्ट जो प्रोविजन लाया गया, ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने अनुमति प्रदान। जितने भी वेस्टर्न ट्रेडर्स आए थे, कंपनियां आई थी, तमाम जो एशिया और अफ्रीका के देशों को इन्होंने अधीनस्थ बनाया था, उसमें केवल धन लाभ नहीं कर रहे, बल्कि धन के साथ साथ धर्म भी पाना चाह रहे थे, क्योंकि यूरोप में ईसाईकरण हो चुका था। मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट का जो इलाका है, अफ्रीका का इलाका है, ये सब इलाका आप जानते हैं इस्लाम वर्चस्व में था। अब इनको उन तमाम इलाकों में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की एक तरीके से स्पेस मिल रहा था, जहां पर कि नॉन मुस्लिम ज़्यादा है। तो इस नाते इन्होंने टारगेट किया। और अभी तक थोड़ा एक डर रहे थे, सहम रहे थे कि भारतीयों के धार्मिक मामलों को, आप जानते हैं बड़े संवेदनशील इमोशनल इशू होता है रिलीजन, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे खुले तौर पर, क्योंकि इन्हें अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता थी। लेकिन जैसा कि हमने बताया 1813 तक आते आते भारत पर बहुत बढ़िया से प्रभावी वर्चस्व स्थापित हो चुका था। इस नाते इन्होंने ईसाई मिशनरियों को, जिनका काम है धर्मांतरण करवाना, मुख्य भूमिका इनका हिडन एजेंडा होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम समाज सेवा के कार्य तो ये करते हैं, लेकिन उनके पीछे एक हिडन एजेंडा इनका होता है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अब यहाँ आप देखें, इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए भारतीय कोष के खर्च से एक धर्म विभाग खोला गया, यानी भारतीयों के पैसे से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया जाएगा। और आप जानते हैं कॉलोनियल जब सिस्टम
इस्टेब्लिश होता है तो उस हेजेमनी में एक कल्चरल हेजेमनी, एक रिलीजियस हेजेमनी भी शामिल होती है। तो सांस्कृतिक और धार्मिक वर्चस्व स्थापना की प्रक्रिया को यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया। तो ये महत्वपूर्ण परिवर्तन 1813 के चार्टर एक्ट के